फॉर यू। टेस्ट देंगे सर, कोई नहीं देगा टेस्ट तो मुझे बताना, मैं ही क्लास ले लूंगा। ये क्या कह रहा है लड़का, कोई बात नहीं। Just give me a minute. Let me join in from other device. So please टेस्ट दो, टेस्ट ऐसा है देने आओगे तो you do have a plan कि अच्छा मेरा प्रिपरेशन इतना हार्ड नहीं है, so I'll just try to focus on few things and I'll try to get a decent mark. That's it. उतना कोशिश करो, so that should be enough for me. बट ऐसा ना हो कि टेस्ट दिया फिर बाद में आपके यार 150, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो बहुत कम हो जाता है। तो 12th आपका अच्छे से आना चाहिए, वो आपका ग्रिप बना हुआ। 11th में से आप यू हैव बीन टॉट गुड अमाउंट ऑफ 11th ग्रेड, सो वो भी आप हैंडल कर सकते हो, सो मेक श्योर यू डू दैट, राइट। चलो नाउ, हाँ जी शिक, गुड इवनिंग काजल एंड मेरा अभी वाइवा नहीं हुआ है, फेब में होगा, ऑलराइट ओके यार ऋतिक गुड इवनिंग। चलो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। और आज की क्लास में हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा एक चैप्टर, सो दैट्स योर सेल रीड ऑफ लाइफ। अब जो कॉकरोच वाला चैप्टर था, जितना हमने आपको कराया है, जितना मैंने आपको कराया है, उतना आप अच्छे से याद कर लो, दैट शुड बी इनफ फॉर यू, राइट। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डेंस रेगुलर एंड डेंस रेगुलर एंड इरेगुलर को हम बाद में भी देख सकते, बिकॉज दैट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको हम फिलहाल इग्नोर कर सकते हो। बट बाकी चीजें जो आपको कराई गई है, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। कॉकरोच की एनाटॉमी जो भी हमने की थी, फ्रॉग की एनाटॉमी जो हमने की थी, और एनिमल टिश्यू में जो भी हमने एपिथेलियल टिश्यू देखा था, एटलीस्ट दोज आर द थिंग्स यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली, सो उतना याद रखना। वी कैन स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज योर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे भी हमारा जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। हम इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे, हिस्ट्री वाला पार्ट आप खुद पढ़ेंगे, आपके रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, all those things you read from your side. शॉन एंड शेल्डन का कंट्रीब्यूशन क्या था, these are things you have to read from your side. मैं आपको ऐसा होगा तो माइंड मैप दे दूंगा, right? We won't be wasting time on this. We will be starting with my particularly prokaryotic cell. यहाँ से आपको पढ़ाना मैं चालू करूंगा. So this is the topic from where we are going to start with. History is something you can read from your side. Take out 15 minutes and do that. Okay. चलिए, let's have a look at the prokaryotes. गिरिजा, good evening. चालू करते हैं हमारे यहाँ पे कहानी विद माय प्रोकैरियोटिक सेल से हमारी कहानी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. ओके, सो बैक्टीरिया, दिस इज योर प्रोकैरियोटिक सेल इज अ बैक्टीरिया. सो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स आई विल फाइंड इन देम एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू नो. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए चलिए गिरिजा, चलिए, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे. सो यू हैव योर, लेट्स से दिस इज अ बैक्टीरिया, flagella as well. अब जब भी आप बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करते हो, so you will find the bacteria will have a plasma membrane. The bacteria will always have a presence of a plasma membrane, right? And plasma membrane is been surrounded by my cell wall. It will be always will be surrounded by your cell wall. आपके यहाँ पे अनमोल, good evening. So plasma membrane is been always been surrounded by your cell wall. ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेके आपके यहाँ पे सेल वॉल. सो यू विल गेट टू सी अपीयरेंस ऑफ द सेल वॉल आपके यहाँ पे. So you have a plasma membrane and the plasma membrane is surrounded by a cell wall. That is something you have to know. Now, what are the main things you'll find in the prokaryotic cell? So सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे is going to be your mesosomes. So याद रखना, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें से कुछ आपको ऐसे फिंगर लाइक एक्सटेंशंस आपको बन के मिलेंगे. You'll find some finger like extensions coming out from the plasma membrane and these are going to be called as my mesosomes. So याद रखना, आपके बैक्टीरिया के अंदर आपको मीजोसोम्स नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. सो मीजोसोम्स आर बीन सीन इमर्जिंग आउट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग में से आपके निकल के आ रहे होते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे मीजोसोम्स. अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई मीजोसोम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस? क्योंकि इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं. सो मीजोसोम्स के क्या ऐसे फंक्शंस होंगे जो आप यहाँ पे हमेशा याद रखोगे? सो ये बैक्टीरिया की बात की जा रही है. बताना चाहूंगा आप सबको कि हम यहाँ पे बैक्टीरिया को देख रहे हो, समझ रहे हैं. मीजोसोम विल हैव अ रोल इन माय रेस्पिरेशन.
जो काम आपकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम आपका यहाँ पे करेगा मेसोसोम आपके सेल के अंदर, आपके बैक्टीरिया के अंदर. सेकेंड थिंग, दे विल हैव अ रोल इन माय डीएनए रेप्लिकेशन. दे विल हैव अ रोल इन योर डीएनए रेप्लिकेशन में भी इनका यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा. सो दे विल प्ले द रोल इन माय डीएनए रेप्लिकेशन एंड दे आल्सो प्ले रोल इन माय सेल वॉल फॉर्मेशन. जब आपका बैक्टीरिया कहता है कि उसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के टाइम पे उसे एक नई सेल वॉल बनानी पड़ेगी और वो सेल वॉल फॉर्मेशन करने के लिए आपका मेसोसोम आपके यहाँ पे मदद करता है. तो सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन, ये तीन चीजें आपकी की जाती है मेसोसोम के ऊपर. सो मेसोसोम इज सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया, बट उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है. तो ये एक ऐसा ऑर्गेनल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज यहाँ पे आपका किया जा रहा है रेस्पिरेशन. तो जैसे हमारे अंदर क्रेब्स साइकिल ईटीसी किया जाता है ना, सिमिलरली mesosomes के अंदर you will find the respiration will be happening over there, and that respiration is going to be essential for the bacteria to make the ATP molecules. तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये 3 चीजें आपकी करी जाती है by my mesosomes, respiration, DNA replication and my cell wall formation. ये 3 बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद. Now, इसके अलावा what are the other things I can find over there? So you will have your circular DNA, you will have your circular DNA आपको यहाँ पे मिलेगा आपका देखने के लिए आपका, right? सो डीएनए जहां पे आप प्लेस करो, सो डीएनए विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट. और डीएनए जिस एरिया में आप रखते हो, डीएनए अलोंग विद द एरिया इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोइड. हियर यू विल कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड. ठीक है. नाउ दिस न्यूक्लियोइड वेयर यू हैव केप्ट द डीएनए, दिस डीएनए व्हिच कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके बैक्टीरिया में को डीएनए दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे से क्रोमोसोमल डीएनए. द डीएनए इज कॉल्ड एज माय क्रोमोसोमल डीएनए. जो आपके यहाँ पे हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, या इसका एक और नाम यहाँ पे होता है जीनोमिक डीएनए. जीनोमिक डीएनए. सो जीनोमिक डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए, कोई एक नाम आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो इस डीएनए के लिए, राइट. यू कैन ऑल्सो यूज अ क्लासिफाइड बुक डायरेक्टली उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है इसको, लेकिन न्यूक्लियोइड एक्चुअली वो स्पेस होता है जहां पे इस डीएनए को आप रखते हो. इस स्पेस में जहां पे आप इस डीएनए को प्लेस करते हो, दैट स्पेस इज कॉल्ड बाय न्यूक्लियोइड, जहां पे इस डीएनए को आप वहां पे प्लेस करते हो. ओके. अब ये जो डीएनए आपके पास यहाँ पे होगा, इसके अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे. हमारे डीएनए के अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन्स मिलते हैं, बट द ओवर हियर द डीएनए व्हिच यू विल गेट टू सी, दिस विल नॉट बी, दे विल नॉट बी हैविंग द हिस्टोन प्रोटीन्स. यहाँ पे आपको कुछ और मिलता है. तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ और टाइप के प्रोटीन जिन्हें हम कहते हैं पॉलीअमाइन्स. तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे पॉलीअमाइन्स. सो पॉलीअमाइन्स आर सीन इंस्टेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे, जिसके वजह से आप डीएनए को कंडेंस करके रख सकते हो. अब जब भी आप बैक्टीरिया के डीएनए की बात करोगे, जब भी आप जीनोमिक डीएनए की बात करोगे, तो ये कैसा होगा, तो आपको याद रखना है जीनोमिक डीएनए इज ऑलवेज गोइंग टू बी, यहाँ पे मेंशन करता हूं, डीएनए इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड. गुड इवनिंग अभिषेक. सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड. ठीक है. सो सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज समथिंग आई विल गेट टू सी ओवर देयर. ये आपको मिलता है देखने के लिए. दिस इज वन थिंग आई विल फाइंड इन माय डीएनए के अंदर, दैट्स आवर बैक्टीरियल डीएनए. अब बैक्टीरिया के पास सिर्फ ये वाला डीएनए नहीं होता, इट विल नॉट ओनली हैव द जीनोमिक डीएनए. इसके पास एक और डीएनए होगा जिसको हम बायोटेक के अंदर काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो कौन सा डीएनए होता है जो हम बायोटेक में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर मिलता प्लाज्मिड. है, राइट. तो प्लाज्मिड और प्लाज्मिड एक से ज्यादा हो सकते हैं. यू कैन हैव 1 3 4 5 10 12 प्लाज्मिड आपके ज्यादा मिल सकता है आपको हमेशा यहाँ पे. सो यू हैव प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मिड. तो ये रहा मेरे यहाँ पे प्लाज्मिड. प्लाज्मिड में आपको याद रखना है, इट इज इंडिपेंडेंट डीएनए आपका यहाँ पे, इट्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. तो जब भी आपकी बात की जाएगी प्लाज्मिड के बारे में, आप बोलोगे इट्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. इसका रेप्लिकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्कुलर डीएनए. इसका रेप्लिकेशन इज इंडिपेंडेंट, इट्स रेप्लिकेशन is independent of your genomic DNA. तो जेनेटिक डीएनए अपने टाइम पर रेप्लिकेट करेगा या अपने टाइम पर रेप्लिकेट करेगा?
ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना रेप्लिकेट करेगा अपने आप को प्लाज्मेट। और याद रखना, दिस इज नोन टू हैव माय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ये बात आप ऑलरेडी जानते हो, दिस इज समथिंग यू नो। और ये भी आपका क्या रहेगा, इट इज आल्सो गोइंग टू बी सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। याद रखना, प्लाज्मिड भी आपका सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड आपको मिलता है। इसके अंदर नंबर ऑफ जीन्स आपके यहाँ पे कम मिलेंगे। शिक्षा, गुड इवनिंग। इसके अंदर नंबर ऑफ जीन्स जो आपके यहाँ पे होते हैं वो आपके यहाँ पे थोड़े से आपके कम होते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है, दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो। नाउ इसके बाद आपको क्या मिलेगा आपके बैक्टीरिया के अंदर, द बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन टू हैव, सम बैक्टीरिया इज नोन टू हैव प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटोफोर्स। कुछ बैक्टीरिया के अंदर आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते मिलेंगे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंड दोज आर कॉल्ड एज माय क्रोमैटोफोर्स। अब क्रोमैटोफोर्स बेसिकली आपका क्या होता है? सो क्रोमैटोफोर्स भी आपका याद रखते हैं, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन के निकल रहा है। सो एक बार फिर बार मेंशन करना चाहूंगा दैट व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक अ क्रोमैटोफोर यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपका है क्या और ये आपका क्या कर रहा है। सो क्रोमैटोफोर्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द प्लाज्मा में। सो क्रोमैटोफोर्स are formed from the plasma membrane, are formed from membrane। और इनके अंदर मुझे क्या देखने के लिए मिल जाएगा, आई विल गेट टू सी द प्रेजेंस ऑफ योर पिगमेंट्स। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे मेरे पिगमेंट्स। सो पिगमेंट्स आर सीन। किस टाइप के पिगमेंट्स की मैं बात करें, वी कैन डिस्कस अ पिगमेंट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट पिगमेंट्स लाइक योर क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो अगर मैं कह रहा हूँ क्लोरोफिल पिगमेंट आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, देन इटसेल्फ मुझे पता चल जाता है दैट माय क्रोमैटोफोर इज द वन व्हिच विल प्ले द रोल इन माय फोटोसिंथेसिस। इसका एक ही यहाँ पे रोल आएगा, एंड दैट रोल इज गोइंग टू बी द रोल ऑफ माय खाना बनाने का। सो फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपके क्रोमैटोफोर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपके क्रोमैटोफोर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। तो अगर आपके सामने सवाल आता है कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर मुझे क्रोमैटोफोर्स मिलेंगे, हर एक बैक्टीरिया में नहीं मिलते हैं। जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद से बनाता है उसके अंदर आपको क्रोमैटोफोर्स बनते हुए मिलेंगे। कहां से बन के आ रहे हैं ये लोग? अगेन दे आर गेटिंग फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपका बढ़ रहा था मेसोसोम्स का, वैसे ही आपका क्रोमैटोफोर्स का भी बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्रोमैटोफोर्स जनरली आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर जिनका नाम यहाँ पे होता है साइनोबैक्टीरिया। सो साइनोबैक्टीरिया आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसके अंदर आपको क्रोमैटोफोर्स काफी इजीली देखने के लिए आपको मिल सकता है। इतना इजीली कि माइक्रोस्कोप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये ज्यादा हो गया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। बढ़िया, दे आर वेरी क्लियरली सीन इन द साइनोबैक्टीरिया में, आपको इजीली आपको मिलता है देखने के लिए आपका क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। व्हाट आर क्रोमैटोफोर्स, मेसोसोम्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड क्या है आपका यहाँ पे, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू हैव, या प्लाज्मिड यहाँ पे। ओके, दीज आर द फ्यू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो। इसके अलावा और भी चीजें आपको दिख जाती है आपके बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया कैन हैव स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द आउटर बॉडी। सो बाहर की साइड पे आपको ऐसे स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख सकते हैं, राइट? दे आर लाइक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर कॉल्ड एज माय फिम्ब्रिया। बिल्कुल सही गिरजा, दीज आर कॉल्ड एज माय फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया जो आपके यहाँ पे होता है, इसको हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। फिम्ब्रिया जो होता है इसका काम क्या होता है? फिम्ब्रिया हेल्प करता है आपके बैक्टीरिया को अटैच करने के लिए सबस्ट्रेट के साथ। अगर बैक्टीरिया चाहता है कि वो एक पत्थर से चिपका रहे, या अगर आपका बैक्टीरिया चाहता है कि वो आपके इंटेस्टाइन से चिपका रहे, अगर आपके बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है तो, या बैक्टीरिया चाहता है कि वो सॉइल के अंदर पकड़ के रखे अपने आप को, तो वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में फिम्ब्रिया आपकी मदद करता है। याद रखना, फिम्ब्रिया आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यू विल फाइंड ऑन द बैक्टीरिया एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अटैचिंग द बैक्टीरिया टू द सबस्ट्रेट। मतलब अगर वो पत्थर पे ग्रो कर रहा है तो पत्थर पे अपने आप को पकड़ के रखेगा। अगर कुछ बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर ग्रो कर रहे हैं, जो ग्रो करते भी हैं, they are my good bacteria, so they will hold on to the intestine। तो कैसे पकड़ के रख पा रहे हैं? With the help of my fimbria, so it helps to attach the bacteria to the substrate। Okay, so now let's have a look few more things यहाँ पे। You have a flagella। Flagella is something we know that flagella का काम यहाँ पे होता है आपका to carry out the locomotion। ठीक है, and then you have something like your pili।
पिलाई को हम यहाँ पे देखते हैं, पिलाई आपके यहाँ पे क्या कर रहा होता है। सो पिलाई जो आपके यहाँ पे रहेगा, सो इट इज अ मच मोर बिगर देन द फिमरी है, फिमरी से काफी बड़ा होता है। So let me show you this. So you have a fimria, you have a pili यहाँ पे. So for example, if you have two bacteria which come closer to each other, समझो आपके यहाँ पे दो बैक्टीरिया है और ये दो बैक्टीरिया एक दूसरे के काफी पास में आ चुके हैं. These two bacteria are very close to each other यहाँ पे. Okay. So when these two bacteria are close to each other, that's one thing you have to know. They will form a connection and that connection is called a conjugation bridge. ये conjugation bridge बनाने में आपका पिलाई आपकी मदद करता है. So do you have formed the bridge यहाँ पे? You call them as a conjugation bridge. Conjugation bridge. और ये conjugation bridge बनाने का तरीका जो है इसको बनाया कैसे जाएगा? This will be made with the help of the pili. So रखना with the help of the pili, this conjugation bridge will be formed. So pili की मदद से you form this bridge. अभी ब्रिज आपने बनाया क्यों है? बेसिकली सवाल ये आ सकता है कि आपने ब्रिज बनाया क्यों? आप अपने डीएनए को एक्सचेंज करना चाहते हो. तो कई बार क्या होता है, दो बैक्टीरिया साथ में आते हैं, दे अटैच देमसेल्फ और अटैच करने के बाद अपने बीच में डीएनए को यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं और वो डीएनए को एक्सचेंज करने के लिए यू हैव टू फॉर्म दिस ब्रिज व्हिच इज कॉल्ड एज माय कॉन्जुगेशन ब्रिज. और ये बनाने में आपकी पिलाई यहाँ पे मदद करता है. गलती से भी ये मत सोचना कि पिलाई का काम होता है लोकोमोशन कराना, इसका कोई काम नहीं होता लोकोमोशन को लेके, राइट. एंड फिमराई के बारे में आपको यहाँ बता चुका हूँ. फिमरी इज द वन which will help the bacteria attach to the substratum. It helps in attaching with substratum. एक बार फिर सबको रिमाइंडर देना चाहूंगा, जेनेटिक्स का असाइनमेंट शेयर किया हुआ है मैंने आपके साथ ग्रुप के अंदर, प्लीज सॉल्व करके शेयर करिए सो दैट, क्योंकि आज रात को आपको एक नया असाइनमेंट मिलेगा which will be based on the unit 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स प्लस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक असाइनमेंट आपको मिलेगा आज रात को. सो कर लीजिए. These are all assignment of 12th grade, so it shouldn't take much amount of time to solve them. And it also gives you a window to revise the topic as well. ठीक है. So याद रखना, फिमरी हमने आप देख लिया, पिलाई हमने आप देख लिया, फ्लैजेला हम लोग जानते क्या करता है. So these are some of the major organs I have seen about my bacteria. These are the major organelles which you'll find in the bacteria, which will have some kind of specific role आपके यहाँ पे. Now let's talk about my cell wall. Okay, ribosomes, you have 70 ribosomes. ये बात हम जानते हैं यहाँ पे, that you will have your 70 ribosomes आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके देखने के लिए. 70 ribosomes का मतलब आपका यहाँ पे होता है that you have a larger unit. जो बना होगा आपके यहाँ पे 50s से, और स्मॉलर यूनिट जो आपके यहाँ पे होगा that is going to be made of my 30s. मुझे ये बताओ कि क्या हमारे सेल में 70 राइबोसोम मिलता है नहीं मिलता? यस सर, मिलता है. कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया. बस, और कहीं नहीं मिलता? People, no one is saying anything. Chloroplast, right? So mitochondria and chloroplast, इन दोनों के अंदर आपको 70 राइबोसोम देखने के लिए मिल जाता है. ये बात सब लोग याद रखना. सो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट विल बी हैविंग माय 70 राइबोसोम्स हमारे अंदर, लाइक यूकैरियोट्स के अंदर. बट बैक्टीरिया में यू हैव दिस राइबोसोम व्हिच विल प्ले द रोल इन माय प्रोटीन सिंथेसिस. सो ये तो हम बात करें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ माय यूकैरियोट्स. यू कैन फाइंड देम इन द यूकैरियोट्स के अंदर आपको मिलेंगे आपके 70 राइबोसोम्स. बट ये बैक्टीरिया के मेन राइबोसोम्स है. बैक्टीरिया जो भी अपना प्रोटीन बनाएगा वो इनकी मदद से बनाएगा. सो बैक्टीरिया के अंदर मेन राइबोसोम्स जो होते हैं वो यही होते हैं. दे आर द मेन राइबोसोम्स ओवर देयर. सो दीस आर द मेन राइबोसोम्स. ठीक है. दीस आर माय 70 राइबोसोम्स वी फाइंड इन द बैक्टीरिया. दीस आर द राइबोसोम्स फॉर माय प्रोकैरियोटिक सेल. अब यहाँ पे आपके सामने क्या बना के रखा हुआ इन लोगों ने, दैट एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम्स जाके बैठ चुके हैं. सो लेट मी शो यू ओवर हियर. अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है देखने के लिए दैट यू आर फाइंडिंग एक सिंगल एमआरएनए आपके सामने मैंने बना के रख दिया, यहाँ पर सिंगल एमआरएनए ओवर हियर व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड ओवर हियर. सो ये मेरा एमआरएनए यहाँ पे बन रहा है. अगर इस एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स जाके बैठ जाते हैं तो पहले ये बताओ कि ये राइबोसोम्स के बैठने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस? सर ज्यादा प्रोटीन बनेगा. ज्यादा प्रोटीन बनेगा. अगर मेरे ज्यादा राइबोसोम्स जाके बैठेंगे उसके ऊपर
देन आई विल फाइंड ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस आपको वहां पे होते मिल जाएगा। तो आप ये समझ लो कि जब बैक्टीरिया चाहता है कि उसे ज्यादा प्रोटीन बनाना है तो एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर जाके मल्टीपल राइबोसोम्स जाके बैठ सकते हैं। मल्टीपल राइबोसोम्स जाके बैठेंगे एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज पॉलीसोम्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माय पॉलीसोम्स। This condition over there is called polysomes और polysomes की वजह से I can find a huge amount of protein synthesis can happen। एक बहुत कम टाइम में ज्यादा प्रोटीन यहाँ पे बना सकते हो। तो आपके सामने जब भी polysomes नाम का टर्म आएगा आप याद रखना एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम्स जाके बैठ रहे हैं। मल्टीपल राइबोसोम्स आर कमिंग एंड सिटिंग ऑन देम एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माय polysomes आपके यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। ये आपको देखने के लिए यहाँ पे काफी इजीली आपको मिल जाता है, काफी बार आपको मिल जाता है। तो इतनी चीज हमने यहाँ पे देख ली। These are the few things we have seen। राइबोसोम्स में देख लिए, मेसोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं। These are the things we have seen। आई होप यहाँ तक सब चीजें सबको समझ आ रही है। कोई चीज अगर लग रहा है कि वापस रिपीट होनी चाहिए देन बता दो। नए वाले बच्चे, पुराने वाले बच्चे, अब तो सब सेम हो चुके हो। अगर कोई चीज लग रही है कि रिपीट करनी है वापस से देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो दैट। आगे बढ़ जाए फिर, रिपीट नहीं करना तो। Yes, sir. Yes, चलो। sir. Alright, so which of the following structure is not found in the prokaryotic cell? हैंड रेज करिए इसके लिए जल्दी से। बताइए शिखा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। Third option. ऑप्शन थर्ड बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर, बिल्कुल सही। यू विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोटिक सेल आपके यहाँ पे। चलो, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक और द होस्ट टिश्यू। अक्षरा धीमन बताइए। Fourth option. एंड आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन 4 के साथ। यहाँ पे इट इज माय फिमरिए। इसकी वजह से आप अपने अटैच कर पाते हो अपने बैक्टीरिया को आपके होस्ट टिश्यू के साथ। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द बैक्टीरिया। चलिए चलिए हैंड रेज करिए जल्दी से इसके लिए अंदर। बताइए गिरिजा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। The mesosomes. Mesosomes are the one which will have the same function as we have a function of the mitochondria. So that's a correct answer. The motile bacteria are able to move because of आपका जो दौड़ रहा था बैक्टीरिया वो क्यों दौड़ पा रहा है। बताइए डिम्पल, बोलिए। हो बताइए मुस्कान, अपना और डिम्पल का आंसर बताइए जल्दी। Sir, A option. ए ऑप्शन, No, sir, fourth option. फर्स्ट ऑप्शन। सर फ्लैजिला होगा। पूछा अभिषेक। लुक एट अभिषेक ओवर हियर। अभिषेक अब आप अगले 4 आंसर नहीं दे सकते। -4। I hope everyone will understand this. This is going to be your bacteria will be able to move with the help of the flagella। यहाँ पे बैक्टीरिया जो आपका यहाँ पे होगा वो आपको मूव कैसे करेगा। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बिकॉज ऑफ फ्लैजिला। ना ही पिलाए ना ही फिमरी है बेटा, याद रखना। पिलाए का काम क्या होता है बताओ जल्दी, पिलाए का काम क्या होता है। Conjugation ब्रिज बनाना ताकि आप डीएनए को एक्सचेंज कर सकते हो अपना वहां पे। एंड फिमरी का काम आपका यहाँ पे होता है अटैचमेंट कराना। तो फ्लैजिला तो करेगा आपका यहाँ पे मूवमेंट। तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इसके अंदर। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव अ पिगमेंट सेंस। आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पिगमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे देखने के लिए। बताइए अक्षर मुस्कान कुमारी। Sir, second option. राइट। साक्षी गौतम आपको क्या लग रहा है। The second option. राइट। सो क्रोमैटोफोर्स हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस। ये आपके यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा जहाँ पे आपको पिगमेंट्स मिलेंगे देखने के लिए। तो इतनी कहानी तो हमने यहाँ पे देख ली। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड माय इंक्लूजन बॉडीज। आपके बैक्टीरिया के अंदर कुछ आपको और स्मॉल वेसिकल्स जैसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे विच यू कॉल्ड एज द इंक्लूजन बॉडीज। So reserved material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in a form of my inclusion bodies। ये मेम्ब्रेन से बनी हुई नहीं होती। They are not bound by any membrane system and they lie free in the cytoplasm। तो कई बार साइटोप्लाज्म के बीच में आपको कुछ ऐसे लाइक फ्री बॉडीज आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगी जिन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे एज इंक्लूजन बॉडीज, जिसमें आपका नाम आ सकता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सैनोफिशियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पे स्टोरेज का काम किया जा रहा है। ग्लाइकोजन, सैनोफिशियन एंड फॉस्फेट को आप स्टोर करके रख सकते हो इन इंक्लूजन बॉडीज के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं कहीं पे आपको बना के रखे हुए इन लोगों ने यहाँ पे, नॉट हेयर बट सम here you can see the food granules। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, these are all my inclusion bodies। यहाँ पे आप चीजों को आप स्टोर करके आप रख सकते हो। You also have a gas granules as well। कुछ जगह पे आपका गैस को भी हम रखते हैं वहां पे। बेसिकली कई सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया करते हैं। सो गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
याद रखना, these are the few things you have to know. बस इतनी बात याद रख लो. They don't have a membrane, they are more like a storage bodies. ये एक तरीके से आपके यहाँ की स्टोरेज बॉडीज आपके यहाँ पे बन जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय सेल एनवेलप. आपके बैक्टीरिया में सेल एनवेलप आपके यहाँ पे क्या होता है, तो याद रखना बैक्टीरिया कैन हैव 3 लेयर्स. 2 लेयर तो आप जानते हो. वी हैव योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अच्छा, अगर आपको क्लास का स्पीड थोड़ा फास्ट लगे देन बता देना. इवन इफ दैट इज द केस देन लेट मी नो दैट. देन यू विल हैव अ सेल वॉल, ब्लू कलर की. And then you have a something called as your glycocalyx. So कई बार आपको सेल वॉल के साथ साथ जो आउटर मोस्ट लेयर में जो आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड एज माय ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स जो आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, ये आपको हमेशा हर बैक्टीरिया में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड इन द बैक्टीरिया. ये आपको बैक्टीरिया में मिल भी सकता है फिर ना भी मिल है. मतलब दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया. याद रखना ग्लाइकोकैलिक्स आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है बैक्टीरिया के सर्वाइव करने के लिए. ये आपको कई बार नहीं भी मिलेगी तब भी आपका बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा. हाँ, इसके होने के कुछ एडवांटेज जरूर होते हैं बट इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया. ठीक है, तो आपके सामने जब सेल एनवेलप टर्म आएगा तो याद रखना इट विल हैव 3 थिंग्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये 3 चीजें आपको मिलती है आपके सेल एनवेलप के अंदर. सो ये बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद. अब ग्लाइकोकैलिक्स आपके 2 टाइप के होते हैं. इधर यू कैन हैव अ स्लाइम फॉर्म एंड यू कैन हैव अ कैप्सूल फॉर्म. तो कैप्सूल फॉर्म के अंदर आपकी लेयर जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स की आपकी काफी थिक होती है. इट इज मेड ऑफ माय पॉलीसेकेराइड एंड सम प्रोटीन्स और ये काफी थिक होगी. और स्लाइम के अंदर जो लेयर होती है वो काफी थिन होती है. सो दिस विल हैव द थिन लेयर एंड दिस विल हैव अ थिक लेयर. So glycocalyx will have the thick layer and a thin layer. Thick layer जो आपकी होती है that's called as my capsule. Thin layer जो आपकी होती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे as a slime. याद रखना, अगर आपकी बॉडी में कैप्सूल वाला आ रहा है तो उसे मारने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा आपके इम्यून सिस्टम को. एंड स्लाइम जो होता है उसको खत्म करना कंपैरेटिवली आसान होता है. सो दीज 2 काइंड ऑफ लेयर्स आई विल फाइंड इन द ग्लाइकोकैलिक्स. याद रखना इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. आपको ये मिल जाए तो इसके एडवांटेज लेकिन आपको जरूर मिल जाएंगे. सो ग्लाइकोकैलिक्स विल बी माय 2 टाइप कैप्सूल और स्लाइम. पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इससे बनी होती है मेरे यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स. Not essential for the survival of the bacteria. Several secondary functions have been seen. ये super important नहीं है. There is vary with the species. Strains. Strains के साथ ये vary करता है. Right. Species नहीं, strains के साथ ये vary करेगा. तो बिल्कुल ये आपका vary करता है strains के साथ. Some strains will have the glycocalyx which is give a capsule one. कुछ के अंदर आपका slime type का होगा. ठीक है, so that will vary. Yes. Not essential for the survival of the bacteria, but they will have secondary functions. तो देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन आपके यहाँ पे क्या होता है. प्रिवेंशन ऑफ डेसिकेशन, बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है या बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाता है. सो प्रिवेंशन फ्रॉम द डेसिकेशन होने से अपने बैक्टीरिया को बचाएगा. दैट्स वन थिंग. प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रग्स, समझो आपके बॉडी में आपका बैक्टीरिया आ गया और उसे मारने के लिए आपने ड्रग्स लेना चालू किया तो वो ड्रग्स उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं कर पाएंगे इफ इट हैज अ वेरी गुड कैप्सूल. सो ये बचाता है बैक्टीरिया को ड्रग्स के इंपैक्ट से. सो दैट इज द एडवांटेज, दैट्स द सेकंड एडवांटेज ऑफ द कैप्सूल ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स. प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरसेस, आप जानते हो कई सारे वायरस होते हैं जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उसे डैमेज करते हैं. कई बार वायरस अंदर जा नहीं पाता या कई बार वायरस अपने डीएनए को अंदर तक भेज ही नहीं पाता बिकॉज यू हैव द ग्लाइकोकैलिक्स. तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स आपके यहाँ पे होगा वो अपने आप को बचा, मतलब बैक्टीरिया अपने आप को बचा पाएगा from the bacteriophage. So that is also one of the advantage over here. Protection from the phagocytes. हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं like your macrophage जो आपका करता है phagocytosis. Now this macrophage
जो आपका फैगोसाइटोसिस कर सकता है, कई बार कर नहीं पाएगा इफ यू हैव बैक्टीरिया हैज अ कैप्सूल, सो इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द फैगोसाइट्स। ये ऐसे टाइप के सेल से भी वो अपने आप को बचा पाता है। तो ये है यहाँ पे कुछ एडवांटेज, दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ हैविंग द ग्लाइकोकैलिक्स। ये सारे एडवांटेज आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ये कई बार एज अ क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम डेसिकेशन, ड्रग से बचा रहा है, वायरस से बचा रहा है, एंड इट इज आल्सो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस, phagocytes. That's what the glycocalyx will do in this, right? Please explain phagocytes. Phagocytes बेटा वो सेल होते हैं जो करते हैं phagocytosis, जैसे आपका मैक्रोफेज हो गया, and you have one more kind of cell जिसको हम कहते हैं as a neutrophils, या one more kind of cells which you call them as neutrophils. अब phagocytes, इनको नाम ये क्यों मिला है? Because they carry out the phagocytosis. अब क्या होता है phagocytosis? समझो आपका एक फूड पार्टिकल आपके यहाँ पे खड़ा है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कैसे अमीबा जाके उसे खा लेता था। तो अमीबा ने उसे दूर से देखा पहले, तो समझे यहाँ पे मेरा अमीबा खड़ा हुआ है, इसने फूड पार्टिकल को देखा और ये सोचेगा कि आज तो हम यही खाएंगे। वैसे क्या ही ऑप्शन होता है इसके पास। सो नाउ इट विल गो टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल एंड नाउ इट विल डू, इट विल मेक द सूडोपोडिया बड़ा सा, एंड देन इसको ये पूरा सा एनगल्फ कर लेगा। खा लिया। तो इसने जब जाके फूड पार्टिकल को खा लिया तो उसने कैसे कहा, वाई आर डूइंग माय फैगोसाइटोसिस, पूरा जाके एनगल्फ कर लिया खाने को, उसने उसे कंज्यूम कर लिया। अब ये जो कराता है, ये जो सेल्स करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एज अ फैगोसाइट्स। और आपके बॉडी में दो सेल्स है जो ये करते हैं, वन इज माय न्यूट्रोफिल्स, अदर इज माय मैक्रोफेजेस। गिरिजा समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? These are the two cells which carry out my phagocytosis. They actually go out there and keep on eating your nearby foreign particles. तो इनसे बचने के लिए आपका ग्लाइकोकैलिक्स आपकी कई बार यहाँ पे मदद कर देता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद। वैसे WBC में से सबसे कौन सा WBC होता है इसका अमाउंट सबसे कम होता है? बेसोफिल्स। Basophils is the one which will have the least amount, right? Very good. Then ग्राम स्ट्रिंग आप फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर सकते हो, बट इतना रखना दैट यू हैव ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपका रीगेन करेगा आपका पर्पल कलर, दिस इज गोइंग टू रीगेन द, बढ़िया आपको यहाँ पे पर्पल कलर आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इधर दे कैन रिमेन कलरलेस और दे कैन हैव पिंक कलर, वो डिपेंड करता है कि अगर आपने चेन में सैफ्रन डाला या नहीं डाला तो, राइट? सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जनरली गोइंग टू बी कलरलेस। तो एक बैक्टीरिया में कलर आपको मिलेगा, एक बैक्टीरिया में आपको कलर नहीं मिलेगा, और इट विल हैव अ पिंक कलरेशन। सो ग्राम स्ट्रिंग को भी हम यहाँ पे करेंगे इग्नोर, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर यू, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं उनकी पिक्चर। तो आपके सामने यहाँ पे बैक्टीरियाज है। सो बैक्टीरियाज की स्पीशीज नंबर काफी ज्यादा है, तो हमने इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। याद रखना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल रीगेन द कलर, इट विल हैव द कलर ही रीगेन करता है ग्राम स्ट्रिंग करने के बाद, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रीगेन नहीं करता, या फिर एक कलरलेस दिखेगा या फिर एक पिंक दिखेगा अगर मैंने यहाँ पे सैफ्रन डाला होगा तो। अब हमें करना यहाँ पे क्या है, हमें समझना है कि इनकी सेल वॉल में फर्क क्या होता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि इनकी सेल वॉल में यहाँ पे फर्क क्या होगा। बार्टिक में भी था सर, ओके राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल की जब मैं बात करता हूँ, जनरली बैक्टीरिया की सेल वॉल की जब भी आपसे कोई डिस्कशन किया जाएगा, you have to know the bacterial cell wall is always made up of my peptidoglycan. पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है आपके यहाँ पे सेल वॉल। जैसे आप कहते हो ना, जैसे आपको बोलते हैं कि कैसे बना हुआ है सेल वॉल प्लांट्स का, देन से सेलुलोज, कैसे होता है सेल वॉल फंगाई का, काइटिन। तो सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज मेड ऑफ माय पेप्टिडोग्लाइकन। अब इसके अंदर आपको दो कंपोनेंट याद रखने हैं। विद इन द पेप्टिडोग्लाइकन यू विल हैव टू कंपोनेंट्स यहाँ पे, राइट गिरिजा, बहुत बढ़िया। सो यू विल हैव अ N-acetyl glucosamine N-acetyl glucosamine। गिरिजा आप भी असाइनमेंट सबमिट कर देना, जेनेटिक्स वाला असाइनमेंट शेयर करके रखा हुआ है ग्रुप के अंदर, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर लेकिन मिल जाएगा, कर दो। ठीक है, हाइब्रिड असाइनमेंट है 60 क्वेश्चन का, डू दैट। N-acetyl muramic acid, muramic acid, ये दो चीजें आपको मिलती है विच आर पार्ट ऑफ माय पेप्टिडोग्लाइकन, N-acetyl glucosamine एंड N-acetyl muramic acid। अब आपको कोई रात को 2 बजे फोन करके पूछे ना कि क्या होता है, कहाँ मिलता है N-acetyl glucosamine एंड muramic acid, देन आपका आंसर होना चाहिए पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर, विच इज अ वॉल ऑफ माय बैक्टीरिया। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन मतलब 1 साल पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे हो ये चीज को, यू शुड नाउ रिमेंबर दिस थिंग।
सेल वॉल का काम यहाँ पे होता है प्रोवाइड करना शेप को एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब सेल वॉल जो होती है आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, इट इज माय सिंगल लेयर्ड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इट इज गोइंग टू बी सिंगल लेयर्ड। डबल लेयर आपको मिलता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विल हैव डबल लेयर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माय पेप्टिडोग्लाइकन एंड द म्यूरेन, जो मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। सो याद रखना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल हैव अ सिंगल लेयर ऑफ सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव विल हैव अ डबल लेयर ऑफ सेल वॉल। तो चलो देखते हैं क्या है और डिफरेंस यहाँ पे। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। लेट्स सी द पिक्चर ऑफ माय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। You will find a very high amount of peptidoglycan has been seen. तो यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ वो याद रखना। They will have a high amount of peptidoglycan. ये आपको काफी अच्छे अमाउंट में आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे आप NAM और NAG यहाँ पे देख सकते हो। You have a N-acetyl acid and N-acetyl glucosamine. Okay, then second point, it will have a very low lipid content. It will have a low lipid content. लिपिड कंटेंट आपको काफी कम मिलता है आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। जब मैं दिखाऊंगा ना आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल, दे विल हैव अ मोर लिपिड कंटेंट। ओके, देन सिंगल लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है। यू कैन ऑलवेज सी अ सिंगल लेयर ऑफ सेल वॉल। सिंगल लेयर ऑफ सेल वॉल, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए, राइट। देन यू हैव प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड आपको मिलता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, नेगेटिव के अंदर आपको ये देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता। तो सिंगल लेयर आपके यहाँ पे सेल वॉल की, लिपिड कंटेंट आपके यहाँ पे कम रहेगा एंड यू हैव अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माय पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक। अब मैं जब यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, so you will have a two layers. You have an outer layer. This is the outer wall. And then you have an inner wall. So ये आपके outer wall आप क्या होगी और ये है inner wall यहाँ पे. This is the inner wall. अब आप यहाँ पे याद क्या रखना है? What you have to know in this कि आपकी पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट आपके यहाँ पे कम होगा. So the amount of peप्टिडोग्लाइकन is going to be low. So have a low amount of पेप्टिडोग्लाइकन. तो ये अमाउंट तो आपका यहाँ पे रहना है कम, राइट. लिपिड का अमाउंट यहाँ पे आपका रहेगा ज्यादा. सो विल हैव अ लिपिड अमाउंट इज गोइंग टू बी क्वाइट हाई इन दिस, राइट. टिकोइक एसिड आपका मिलेगा नहीं देखने के लिए. सो यू डोंट हैव दैट थिंग एंड यू हैव टू लेयर्स. नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू लेयर्स ऑफ सेल वॉल. लेयर्स ऑफ सेल वॉल. इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस कि आपकी सेल वॉल आपकी दो लेयर की मिल रही है. लिपिड कंटेंट यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा. आप यहाँ पे देख सकते हो. यू कैन सी सम लिपोप्रोटीन्स यहाँ पे. यू कैन सी ऑल दिस. वेट, यू कैन सी ऑल दिस प्रोटीन्स यहाँ पे. दीज आर ऑल माय लिपिड कंटेंट. दे आर ऑल माय लिपिड. ये सारा मेरा यहाँ पे लिपिड है. आपको लिपिड कंटेंट यहाँ पे काफी ज्यादा मिल जाता है. पेप्टिडोग्लाइकन आप देख पा रहे हो ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बहुत कम है. ओके, सो दीज आर द ट्रेट्स ऑफ माय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो नेगेटिव बैक्टीरिया के पास लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा, पेप्टिडोग्लाइकन कम होगा एंड दे विल हैव अ टू लेयर्स. ग्राम पॉजिटिव थोड़ा सिंपल होता है. इट विल हैव अ सिंगल लेयर. They will have a low lipid content, high peptidoglycans. These are the traits of my gram positive bacteria. तो ये चीज आपको यहाँ पे सबको याद रखनी है. अब ये पूरा चार्ट पढ़ने के लिए मत बैठना. Only just focus on few things. You just focus on the cell wall आपकी कैसे होती है. इसको आप देख सकते हो. ये सब आप खुद से पढ़ोगे. सेल वॉल कैसी होती है आपके यहाँ पे, सिंगल लेयर, डबल लेयर. पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर कैसा होता है वो आप यहाँ पे देख लेना. टिकोइक एसिड प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है आपके यहाँ पे. Then you can talk about lipid content. Okay, and याद रखना अगर देखा जाए तो ग्राम नेगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का फर्क कम पड़ता है. They are very resistant to the antibiotics. So focus on this. इतने पॉइंट्स के आप ऊपर आप ध्यान दो. That's going to be enough for you. That's enough to solve a question. Now, तो यहाँ पे आपका बैक्टीरिया की कहानी हो जाती है खत्म. So here we are done with the bacteria. जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया उतना ही आप एनसीईआरटी में से देख लोगे, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जनरली आपको दिक्कत नहीं आएगी. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द बैक्टीरिया.
अब इसके बाद हमारा स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज कॉमन इन माय बैक्टीरिया एज वेल एज इन माय यूकैरियोटिक सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि एक यूकैरियोट और एक प्रोकैरियोट में क्या कॉमन है, देन आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोथ ऑफ देम विल हैव अ सेम काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पे चाहे बैक्टीरिया हो चाहे मेरा एक सेल हो, both of them will have a same type of membrane I'll be finding in them, right? You'll have a phospholipid bilayer, so आप यहाँ पे जानते हो this plasma will be having phospholipid bilayer. This phospholipid bilayer will be having the presence of your proteins, और इसके अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अलावा भी आपको काफी कुछ मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, बट फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन लिखते हैं। एंड द प्रोटीन्स विल बी ऑफ माय टू टाइप्स। यू कैन हैव अ intrinsic protein, you have a extrinsic protein. So you have an intrinsic protein and you have a extrinsic protein. ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद। ठीक है, तो फॉस्फेट बाइलर याद रखना आपके यहाँ पे, एंड इट विल हैव प्रोटीन्स इन इट अटैच, which will be intrinsic one and which will be extrinsic one. So ये दो टाइप ऑफ प्रोटीन आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे देखने के लिए। That's what we'll get to send them. इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार प्रोटीन्स को। यहाँ पे लेट मी शो यू द प्रोटीन्स। सो कैन सी जो आपको प्रोटीन जो बीच में लगा हुआ है, दैट्स माय इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एज वेल, राइट? जिसके लिए एक और टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, दैट्स माय इंटीग्रल प्रोटीन। और जो प्रोटीन आपका बाहर के साइड पे लगा होता है या अंदर के साइड पे लगा होता है, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरिफेरल प्रोटीन, जिसका एक और नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो एज अ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सो दो टाइप के प्रोटीन्स आपको यहाँ पे लगे हुए मिल जाते हैं। यू कैन फाइंड टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन कैन बी सीन ओवर देयर। यू कैन सी इन दिस एज वेल, यू कैन सी सेंटर में आपको लगा हुआ है आपके यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो पूरा बाईपास कर रहा होता है मेम्ब्रेन को, जो पूरे मेम्ब्रेन को यहाँ पे बाईपास कर रहा होता है, राइट? जो बाहर के साइड पे लगा हुआ है दैट इज माय एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बिल्कुल आपके अंदर के साइड पे लगा हुआ है दैट इज माय इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये बात पहले तो आपको यहाँ पे रखनी याद। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके आप बेसिक चीज तो आप यहाँ पे जानते ही हो। देयर इज वन थिंग व्हिच यू ऑल नो वेरी क्लियरली, दैट इट विल हैव द फॉस्फोलिपिड बाइलर। बाइलर आपको अभी दिख रही है, एंड यू नो दैट इट विल हैव अ हेड एंड इट विल हैव द टेल। हेड इज द वन, ये आपका यहाँ पे होगा पोलर। हेड इज द वन विच विल बी पोलर। यहाँ पे हेड आपका यहाँ पे पोलर होता है, ठीक है? सो हेड आपका यहाँ पे पोलर हो जाएगा। सो हेड इज गोइंग टू बी पोलर इन दिस, एंड जो टेल आपकी जो यहाँ पे होगी, टेल जो आपकी दैट्स माय नॉन पोलर। ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी नॉन पोलर आपके यहाँ पे। अब हेड जो आपको यहाँ पे होता है ना, दिस हेड पार्ट इज गोइंग टू बी, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। दिस हेड पार्ट इज द वन व्हिच कैन इंटरेक्ट विद वाटर, सो वी कॉल इट एज अ हाइड्रोफिलिक। This will be hydrophilic in nature. On the other hand, your next part, the non-polar part over there, is going to be hydrophobic in nature. ये आपके यहाँ पे होगा hydrophobic in nature. So हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर आपको मिलता है यहाँ पे। पोलर और नॉन पोलर यहाँ पे आपको रीजन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पोलर हेड याद रखना, इज गोइंग टू बी हाइड्रोफिलिक, एंड नॉन पोलर इज गोइंग टू बी हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आप देखोगे ना, जो आपका हाइड्रोफोबिक वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट है, उसको आप सेंटर में रखते हो, उसको आप रखोगे अपना सेंटर के अंदर, क्योंकि ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। सो कैन सी द टेल पार्ट विल बी इन द सेंटर, द टेल पार्ट विल बी इन द सेंटर, और जो हेड है वो आपका इंटरेक्ट कर रहा होता है इधर आपके साइटोप्लाज्म के साथ, या फिर वो आपका यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है आपके बाहर के एक्वेशियस सॉल्यूशन के साथ। सो यू शुड नो दैट व्हाट पार्ट विल इंटरेक्ट विद व्हाट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। सो ये है मेरे यहाँ पे हेड, एंड हेड विल ऑलवेज इंटरेक्ट विद द आउटर सॉल्यूशन, and this is the tail over there. So you have a head and you have a tail over there. The head will have a polar part and the tail will have the non-polar part. The polar region
इज गोइंग टू बी हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, वाटर या किसी भी एक्वेशियस सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। नॉन पोलर पार्ट आपके यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करेगा, दिस विल नॉट इंटरेक्ट विद एनी काइंड ऑफ एक्वेशियस सॉल्यूशन, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे सेंटर में रखते हैं। और याद रखना हेड के अंदर ही आपको मिलता है आपके यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, हेड के अंदर ही आपको आपका फॉस्फेट ग्रुप देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये बात आप लोग जानते हो, सो आई वोंट बी स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस, बट द हेड इटसेल्फ विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ फॉस्फोलिपिड, दैट्स व्हाई वी कॉल हिम एज अ फॉस्फोलिपिड आपके यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा, ये फॉस्फोलिपिड आप बनाते कैसे हो, एक चीज यहाँ पे आप याद रखना, दैट हाउ दिस इज गेटिंग फॉर्म्ड हियर, you will find you have a triglyceride. So you have a glycerol molecule, you have a glycerol, and glycerol will have the fatty chain, fatty acid की chain आपको मिलती है आपके यहाँ पे। So glycerol will have a fatty chain, और इसी ग्लिसरॉल के ऊपर आपके यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ आपके यहाँ मिल जाता है। ऑन द सेम ग्लिसरॉल यू विल हैव दिस फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड ओवर हियर। कुछ इस तरीके से अगर आप इसको देखोगे ना ध्यान से, देन वी विल गेट टू सी दैट दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक। यू हैव अ ग्लिसरॉल, यू हैव योर हेड यू हैव अ फॉस्फेट अटैच्ड टू द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, और इसको जब आप लाइक दूर से ऑब्जर्व करते हो, देन व्हाट हाउ यू सी दैट, यू सी इट लाइक अ हेड वाला पार्ट बड़ा सा विद अ टेल वाला पार्ट, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। So phosphoglyceraldehyde भी हम इसे यहाँ पे आप बोल सकते हो, right? So this is what you have to know in this. ये आपके यहाँ पे हो जाता है आपका phospholipid. This is the structure of my phospholipid. अब जल्दी से जल्दी हम इनके यहाँ पे रोल्स देखते हैं। So ये तो आपका हो गया phospholipid. Then we have the proteins यहाँ पे। अब प्रोटीन्स के काम क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन कैन वर्क एज अ रिसेप्टर एज वेल। प्रोटीन जो आपको होता है याद है ना, हमने जब हम लोग करते हैं हमारे हार्मोन्स का स्टडी हम कर रहे होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपके जो रिसेप्टर लगे होते हैं, दो रिसेप्टर्स आर नथिंग बट माय प्रोटीन्स, राइट? उसके आज साथ साथ यू नो दैट इवन आपके मेम्ब्रेन के अंदर यू हैव सम प्रोटीन चैनल्स जिनके थ्रू आप कोई चीज बाहर से अंदर भेज सकते हो। सो दे आर ऑल्सो माय प्रोटीन्स। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आपके काम करता है एज अ प्रोटीन चैनल। कोई चीज अगर बाहर हो उसको आपको अंदर लेके आना हो तो आप इनके थ्रू ला सकते हो। कोई चीज अंदर उन्हें बाहर लेके जाना हो, दैट कैन बी डन विद द प्रोटीन चैनल्स। तो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी याद, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। ओके, सो प्रोटीन चैनल्स ओवर हियर, यू हैव दिस प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे देखने के लिए, which will have a role of my transportation. You can have receptors as a protein. ये भी आपको मिल सकता है देखने के लिए। तो प्रोटीन्स विल हैव नंबर ऑफ फंक्शन इन द मेम्ब्रेन, राइट? अब आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, बट इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फाइंड प्रेजेंस ऑफ माई ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। हमें वहां पे हमारे ग्लाइकोलिपिड भी मिलेंगे देखने के लिए, विल ऑल्सो हैव अ प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। कोई जानते हैं इनका काम क्या होता है? एनीवन? Someone has raised their hand. अक्षरा धीमन बताइए। बेटा वापस बोलना। Cell to cell recognition and interaction. Right, cell to cell interaction and recognition is done by my glycoprotein and glycolipid. बिल्कुल सही बात है। आपके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, they'll have a role of cell to cell interaction and recognition. Cell to cell interaction and recognition. ये करने का काम आपका होता है आपके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का। तो इसको हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स कम बैक एंड सी देम। देखो, अगर आप इस मेम्ब्रेन को यहाँ पे देख पा रहे हो, देन व्हाट यू कैन सी इन द मेम्ब्रेन ना, आपको मेम्ब्रेन पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट यू विल हैव, यू कैन सी यहाँ पे आपको ग्लाइकोप्रोटीन आपको लगा हुआ यहाँ पे आपको मिल जाए। बेसिकली एक प्रोटीन के ऊपर मैंने शुगर मॉलिक्यूल को लगा दिया है। अगर मैं एक प्रोटीन के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल लगा रहा हूँ तो वो बन जाता है मेरे यहाँ पे एज ए ग्लाइकोप्रोटीन। उसी तरीके से अगर मैं अपने फॉस्फोलिपिड के ऊपर अगर मैं एक शुगर लगा रहा हूँ, अगर एक फॉस्फोलिपिड के ऊपर अगर मैं यहाँ पे शुगर लगा रहा हूँ, देन दैट बिकम्स माय ग्लाइकोलिपिड। याद रखना, यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए। सो ग्लाइकोप्रोटीन इज द वन जहां पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट यू हैव अ प्रोटीन, राइट?
attached to the will have a attached sugar molecule. अगर आपके लिपिड के ऊपर शुगर लगा हुआ है then we call it as a glycolipid. आपको याद ही रखना है कि इनका रोल क्या होता है. So glycolipid and glycoprotein will have a role in cell to cell interaction and recognition. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, फॉर एग्जाम्पल दो सेल साथ में पास में आ रहे हैं, तो एक सेल दूसरे सेल को कैसे पहचान पाएगा? यूजिंग दिस ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. सो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की मदद से दो सेल एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं और दे कैन रिकॉग्नाइज ईच अदर. अब ये रिकॉग्नाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है कब आता है? जब आपके इम्यून सेल्स काम कर रहे हो. इम्यून सेल्स को आप जानते हो, दे हैव टू नो व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज नॉन सेल्फ. पढ़ा है ना हमने ये बात, क्या कि इम्यून सेल्स को ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सेल मुझे बिलोंग करता है और कौन सा सेल मुझे बिलोंग नहीं करता है, या खुद के इस बॉडी सेल को बिलोंग नहीं करता. तो ये सब करने के लिए आपका ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन आपके यहाँ पे मदद करेंगे. सो दे आर द वन व्हिच विल एक्चुअली हेल्प यू आउट इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड रिकॉग्नाइजेशन. तो ये बात आपको सबको यहाँ पे याद रखनी. दिस इज द वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट दे विल हैव अ रोल इन माय सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड माय रिकॉग्नाइजेशन में. ये आपके यहाँ पे मदद करते हैं. ओके इसके बाद आपको एक और चीज मिलती है आपके मेम्ब्रेन के अंदर, एंड दैट इज गोइंग टू बी द कोलेस्ट्रॉल. अब कोलेस्ट्रॉल जो आपको मिलता है आपके मेम्ब्रेन में, द कोलेस्ट्रॉल विल फाइंड इन द मेम्ब्रेन, दैट विल हैव अ रोल. और इसका रोल आपके यहाँ पे होता है टू प्रोवाइड स्टिफनेस. विल हैव रोल टू प्रोवाइड स्टिफनेस. तो स्टिफनेस आपका प्रोवाइड करेगा आपके यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल. सो कोलेस्ट्रॉल विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग द स्टिफनेस यहाँ पे. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, कोलेस्ट्रॉल इज द वन जिसका काम आपका यहाँ पे होता है स्टिफनेस को प्रोवाइड करना. आप देखोगे यहाँ पे, यू कैन सी सम कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे लगे हुए हैं. ये मेम्ब्रेन को थोड़ा स्टिफ बनाते हैं. अगर कोलेस्ट्रॉल कम होना तो आपकी मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड वाली हो जाएगी. इट विल बी मच लाइक अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर. सो वी डोंट वांट दैट. सो दैट इज व्हाई यू विल हैव दिस कोलेस्ट्रॉल जो आपको यहाँ पे स्टिफनेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. और इतनी बात अगर आप याद रख सकते हो देन दैट विल बी गुड इनफ फॉर यू. सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ पे. चलो, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट सेल मेम्ब्रेन पोजेस लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. The ratio of protein and lipid varies considerably in different type of cells. ये आपको वेरी करता है. Human RBC erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid. Structurally, cell membrane of prokaryotes is similar to my eukaryotes. Right? अच्छा, ये सब जाने दो. I hope यहाँ तक बातें समझ आ रही है. The things which I've told you is clear to all of you. ठीक है, तो ये बातें यहाँ तक रहेगी. I hope ये सब आपको यहाँ पे याद रखनी. These are the things should be clear to all of you. बिकॉज इनके ऊपर बेसिक आपके सवाल आएंगे. एंड आई एम बीइंग स्लाइटली फास्ट यहाँ पे बिकॉज आप ये पहले भी पढ़ चुके हो. यू हैव डन दिस थिंग इन द, इट्स अ सिंपल थिंग एंड यू हैव डन दिस थिंग इन द लोअर क्लासेस. दैट्स व्हाई सिंगर एंड निकोलसन जो आप कहते हैं उन्होंने आपके यहाँ पे 1972 में इसे डिस्कवर किया था. दे गेव अस द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. बेसिकली इन्होंने बताया था कि आपकी मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई है. दे एक्चुअली टोल्ड अस कि यू हैव अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर और उसमें आपके यहाँ पे प्रोटीन लगे हुए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. राइट, this is the latest and most widely accepted model of my structure of the cell membrane. चलो, next thing. So these are the things you have seen. रोल क्या होता है आपके यहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी रहेगी selectively permeable. Membrane is going to be selectively permeable barrier and is a site for my biochemical reaction. कई सारे chemical reaction आपके यहाँ पे करा सकते हो. ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर बाहर से कोई हार्मोन आ रहा है तो हार्मोन आके बैठेगा आपके रिसेप्टर के ऊपर और रिसेप्टर आपका लगा होता है आपके मेम्ब्रेन के ऊपर. सो मल्टीपल रोल्स होते हैं आपके मेम्ब्रेन के. दे आर सेलेक्टिवली परमेबल, दे कैन कैरी आउट नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स आपको यहाँ पे किया जा सकता है एंड दे कैन रिस्पॉन्स टू माय एक्सटर्नल सिग्नल. दीज आर द रोल्स ऑफ माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये मेरे यहाँ पे रोल्स बन जाते हैं मेरे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. ठीक है, नाउ यू हैव सम काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब मुझे आप ये बताओ, क्या आपको ये चीज मालूम है? व्हाट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट? क्या ये चीज आप जानते हो नहीं जानते? बोलो, बताओ मुझे. इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू या नहीं आता? गिरजा को आता है, बाकी लोग? मुस्कान कुमार, ऑल ऑफ यू नो दिस ना, राइट? सो वी वोंट बी वेस्टिंग टाइम ऑन दिस, राइट? सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यू नो एंड दिस इज एक्टिव. अच्छा, ए बी एंड सी में से कौन सा है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट? बता दो. ए बी एंड सी में से कौन सा आपके यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या लग रहा है? बी वाला सर.
गलत है आंसर अभिषेक, सर सी। -15। सर माइनस थर्ड वाला है। 3 दिन के लिए क्लास नहीं आ सकते। इज द C1। यस सर। C1 is your active transport. Active transport पे याद रखना हमेशा the movement of molecules will always happen from lower to higher concentration. So you have the molecules in the lower concentration आपके यहाँ पे and they're moving to the higher concentration की तरफ यहाँ पे. So movement of molecule is happening from the low to high concentration and that kind of transport is called active transport. और ये करने के दौरान क्या आपको यहाँ पे कुछ खर्च करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Energy. एटीपी। ATP has to be invested यहाँ पे. So ATP का हम यहाँ पे करेंगे इन्वेस्टमेंट, तब आप ये ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हो, राइट? बाकी ये जो दो बाकी आपके ना यहाँ पे दैट्स माय पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट? जैसे कि आपका सोडियम पोटेशियम पंप, बिल्कुल. सो दीज आर माय पैसिव ट्रांसपोर्ट. मेथड ए एंड बी आर माय पैसिव ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे आप एटीपी का खर्चा नहीं करते एंड मूवमेंट इज ऑलवेज हैपनिंग फ्रॉम माय हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपकी मूवमेंट आपके यहाँ पे हो रही होती है. इट इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम द हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज माय पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब पैसिव ट्रांसपोर्ट याद रखना, अगर आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर आपका प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व है, यू कैन सी द प्रोटीन चैनल है यहाँ पे आपका, देन दिस कैन बी कॉल्ड एज माय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बात आपको याद ही रखनी है, एक सिंपल बात यहाँ पे होती है कि आप यहाँ पे प्रोटीन चैनल का इस्तेमाल करते हो. ऑन द अदर हैंड आपके नॉर्मल डिफ्यूजन में आप प्रोटीन चैनल का इस्तेमाल नहीं करते. दैट्स अ नॉर्मल डिफ्यूजन. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है यार. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस. So you can see one more picture of your cell membrane. You have seen number of pictures of cell membrane now. You can remember them. Okay. Now let's have a look at my cell wall. हम सबका favorite plant cell and the cell wall you'll find in them. So plant cell के अंदर cell wall किससे बनी हुई मिल जाती है? बताओ जल्दी. सेलुलोज। Cellulose, hemicellulose, pectin. Hemicellulose. And your pectin. इन तीन चीजों से आपको यहाँ पे सेल वॉल बन के आपको मिल जाता है. These are the three components I'll find in the cell wall के अंदर. Cellulose, hemicellulose, and your pectin. These are the three things I'll find over there. Yes. Now, सेल वॉल के साथ बात ये होती है ना कि जब आपका प्लांट ग्रो कर रहा होता है, जब आपका प्लांट अर्ली स्टेज होता है, सो प्लांट व्हेन इट्स इन द अर्ली स्टेज, प्लांट जब अपने अर्ली स्टेज पे होता है, अर्ली डेज में होता है, इन द अर्ली स्टेज, इट विल हैव अ प्राइमरी वॉल. अर्ली स्टेज पे जिसके अंदर जो वॉल होती है, दैट वॉल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय प्राइमरी वॉल. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी सेल वॉल. अब प्राइमरी सेल वॉल याद रखना हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो. प्राइमरी सेल वॉल विल ऑलवेज हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो. और ये बनी होती है आपकी यहाँ पे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से. सो दैट्स अ बेसिक थिंग आई विल फाइंड इन देम. प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपको वो तीन चीज आपको मिलेगी आपके यहाँ पे देखने के लिए. इट विल हैव द cellulose, hemicellulose and pectin. ये तीन चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए. जब मेरा प्लांट काफी मैच्योर हो जाता है, एक बार मेरा प्लांट यहाँ पे मैच्योर हो गया, देन कंडीशंस आपके यहाँ पे बदल जाएगी. देन you'll have a slightly different conditions. So once you have a mature plant, once the plant become, कहता है कि अब मैं काफी बड़ा हो चुका हूँ. So once a plant becomes mature, then it will have a secondary cell wall. Then उसमें बनाई जाती है आपके यहाँ पे, उसमें बनाई जाएगी आपकी सेकेंडरी सेल वॉल. अब सेकेंडरी सेल वॉल में आपको क्या अलग दिख जाता है? सेकेंडरी सेल वॉल में ये सब तो होगा ही जो पहले आपको प्राइमरी सेल वॉल में था. इसके अलावा आप और क्या ऐड करते हो? इज द एडिशन ऑफ योर लिग्निन प्लस मोर अमाउंट ऑफ सेलुलोज. So more cellulose and more lignin has been added over. So more cellulose and more lignin has been added over here. This happens to become a story of your particularly
सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल याद रखना है, ये आपको एडल्ट प्लांट में मिलती है, मैच्योर प्लांट में मिलती है, और इसके अंदर आपको एडिशनली दो चीजें मिलेगी यहाँ पे आपकी, लिग्निन एंड सेलुलोज। सो दिस सेल वॉल विल बी मच मोर थिकर, मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल आपको मिलती है अर्ली स्टेज के अंदर। तो ये डिफरेंस याद रखना। और जब तक आपकी प्राइमरी सेल वॉल है, द प्लांट सेल विल हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो, द सेल विल हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो। एक बार सेकेंडरी सेल वॉल बन गई, देन आप उसे इलोंगेट नहीं कर सकते, उसका आप साइज वहां पे बड़ा नहीं कर सकते। तो ये भी बात आप सबको यहाँ पे रखनी है याद। Let's have a look. So you can see a picture of your cell wall. You will have a pectin, cellulose, hemicellulose. You can see a middle lamella आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. You can see the middle lamella made up of your calcium pectide. याद रखना middle lamella आपको बना होता है आपके यहाँ पे calcium pectide से. Calcium pectide से बना होता है आपके यहाँ पे middle lamella. So basically आपको क्या मिलेगा? That your two cells are. So assume that this is my cell number 1. ये मेरा यहाँ पे सेल नंबर 1 एंड यू हैव अनदर सेल ओवर हियर। इन दोनों सेल के बीच में आपको मिलेगा आपके यहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट का मिडिल लेमेला। सो बेसिकली बिटवीन दिस टू सेल्स यू हैव द प्रेजेंस ऑफ योर मिडिल लेमेला। This will be your middle lamella. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ना, सो यू हैव अ प्राइमरी सेल वॉल और उसके अंदर की साइड पे जो मरून कलर की जो वॉल बनाई हुई है दैट्स माय सेकेंडरी वॉल। सो सेकेंडरी वॉल विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ लिग्निन एंड माय सेलुलोज आपके यहाँ पे, एंड अंदर की साइड पे यू हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो याद रखना ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल आपकी सेकेंडरी वॉल आप अपने यहाँ पे बना लेते हो। सो ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल यू विल मेक द सेकेंडरी वॉल आपके यहाँ पे बनकर रेडी हो जाती है। सो ये आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए। दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो, प्लांट सेल वॉल, सेलुलोज, वी हैव algae will have a cellulose, mannans and galactans. ये कुछ अलग टाइप के पॉलीसेकेराइड से जो आपको मिलते हैं एल्गे के वॉल के अंदर। fungi will have a chitin and bacteria we know it's your peptidoglycan, right? So plant cell wall is primary cell wall जो आपके यहाँ पे होती है made up of my cellulose, hemicellulose and pectin. Cellulose is a polymer of my glucose, so it's a polymer of a glucose, ये बात हम लोग जानते हैं। Hemicellulose they form the cross link between the cellulose fibers. अगर आपके सेलुलोज फाइबर आपका लगा हुआ है ना, ऐसा दो अगर फाइबर आपके लगे हुए यहाँ पे, तो इनके बीच में जो क्रॉस लिंक बनाई जाती है वो आपकी हेमिसेलुलोज से बनाई जाती है। हेमिसेलुलोज से आप यहाँ पे क्रॉस लिंक बना लेते हो। दिस विल बी यूज्ड फॉर फॉर्मिंग द क्रॉस लिंक यूजिंग माय हेमिसेलुलोज, राइट? देन पेक्टिन इज द वन, इट्स अ पॉलीसेकेराइड हैविंग अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी। पेक्टिन जो होता है उसको मेड ऑफ इट इज मेड ऑफ अ पॉलीसेकेराइड एंड इट विल हैव अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी यहाँ पे देखने, लाइक इट्स लाइक अ फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी आपको मिलती है इसके अंदर देखने के लिए। दैट्स माय जनरल सेल वॉल। प्राइमरी वॉल विल हैव बीन इन द अर्ली स्टेज ऑफ द ग्रोथ, इट विल हैव सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेकेंडरी वॉल आपको मैच्योर प्लांट में मिलती है देखने के लिए, दे विल हैव अ थिकर वॉल्स, प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ माय सेलुलोज एंड लिग्निन, ये आपको यहाँ पे मिलेगा ज्यादा देखने के लिए। तो दैट्स योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल आपका यहाँ पे, ठीक है? Rules of cell wall: structural support, provide stability and rigidity to the cell, and protection against the plant pathogen. ये इसके यहाँ पे जनरल रूल्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी समथिंग। क्वेश्चन नंबर 83, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द लिपिड हैव देयर पोलर हेड फेसिंग कहाँ पे? जो पोलर हेड जो होते हैं यहाँ पे वो किस साइड पे फेस कर रहे होता है ना हेड आपका, हैंड इसको इसके लिए। चलो 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 बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ए। आपका आंसर यहाँ पे सही है कोमल शर्मा, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। यस, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी मेनली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, ये आपका जो लिपिड कंपोनेंट जो आपको होता है वो किससे बना हुआ होता है बेसिकली? ये भी हो जाएगा, इसमें क्या ही दिक्कत आ रही है आपको, इतना क्या सोच रहे हो? बताइए मुस्कान। सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन,
मुस्कान, No, What's sir. that? A option. Glycolipids. शिखा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। गिरजा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, C option. Phosphoglyceride. Phosphoglycerides are going to be the correct answer बेटा. Glycolipids जरूरी बना होता आपका पूरा membrane. The lipid component of plasma membrane is mainly consisted of my phosphoglycerides. जो हमने बनाया था ना वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया था, that was the structure of my phosphoglyceride. तो इससे मेनली आपकी बनी होती है आपके यहाँ पे सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ग्लाइकोलिपिड तो आपके होते हैं बट नॉट इन दैट इज नॉट अ मेन कंपोनेंट. मेन कंपोनेंट इज माय phosphoglycerides. So option C becomes the correct answer. 96. In which kind of transport the molecules will go against the concentration gradient? कौन से ट्रांसपोर्ट में ये होते मिलेगा बताओ मुस्कान कुमारी. सर सेकंड ऑप्शन। And that has to be accepted by everyone. That's a correct answer. Active transport के अंदर ही आप जाते हो against the concentration gradient. Then the plasma membrane consists mainly of. You have 4 options in front of you. Think wisely and tell me the correct answer. The plasma membrane consists mainly of what? बताइए अक्षरा धीमन. जोर से बोलना बेटा, आवाज नहीं आ रही. Second option. अभिषेक. Second option, sir. That's the correct answer. यहाँ पे आपका protein embedded in the phospholipid bilayer is the correct answer in this. A complex of ribosome attached to a single strand of RNA. Complex of ribosome जो आपके single strand of RNA से attach होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे कौन सा टर्म इस्तेमाल कर सकता हूँ? बताइए साक्षी गौतम, बताइए क्या होगा इसका आंसर. साक्षी गौतम. Sir. आवाज कट गई बेटा, आवाज कट गई इसलिए आपको मिलेंगे -5. बताइए शिखा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। राइट. पॉलिसोम इज द करेक्ट आंसर इन दिस. बिल्कुल सही. ध्यान से देखिए सवाल को और बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. टेल मी विच स्टेटमेंट हैपेंस टू बी इनकरेक्ट फॉर यू. मुस्कान कुमारी. सर सेकंड ऑप्शन। ओनली मुस्कान. Sir, second option. एंड गिरजा. Option B, sir. Option B is going to be a correct answer in this. Pili and Fimbriae are mainly involved in motility of the bacterial cell. ये बात आपके यहाँ गलत है. They are involved in different roles, not in the motility. All right, have a look at this. पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से and then tell me the correct answer. The term glycocalyx is used for. बोलिए अभिषेक, बताइए. सर फोर्थ ऑप्शन होगा. मुस्कान. Sir, fourth option. Fourth option has to be a correct answer. This is the layer surrounding the cell wall of the bacteria is a correct answer. So that's your glycocalyx. क्रोमोसोम इन बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर. ये कौन सा क्रोमोसोम है जो आपका 1 से 3 के नंबर है, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही आ रही है? Which statement happens to be true in terms of the chromosome जो आपका 1 से 3 के नंबर में होता है? उससे ज्यादा भी हो सकता है. So बताइए. और एक टेल अस शिखा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। मुस्कान कुमारी. सर फर्स्ट ऑप्शन। एंड ये कौन से क्रोमोसोम की यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड. They are always going to be circular in nature. बिल्कुल सही. True. The site of respiration in bacteria. इसका आंसर आप लोग वैसे ही अनम्यूट करके बोल सकते हो. बोलो. मेसोसोम। अब अभी रिवाइज कराया है तो अभी आप आंसर दे पा रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज से 1 महीने के बाद मैं वापस ये चीजें खोल रहा हूँ एंड देन यू आर लाइक कि ये तो जाना बजाना लग रहा है. It shouldn't happen. You should be very clear with those answers. इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बॉडी फ्लूइड्स के, देन करने बैठ जाओ. डोंट रिवाइज द चैप्टर एंड डू दैट. यू हैव ऑलरेडी डन दैट मल्टीपल टाइम्स. डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करो एंड अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे वहां पे, देन कैन गो एंड चेक कि आपने कहाँ पे गलती की या कौन सा टॉपिक अभी भी आप वहां पे क्लियर नहीं है. क्योंकि रिवाइज करके जो आप करते हो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, विच इज ऑल्सो हैपनिंग राइट नाउ. द प्रॉब्लम तो आती है जब आपको ये करने के लिए मिलता है कुछ टाइम के बाद. दैट्स व्हेन थिंग्स बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है.
So now here we have this plasmodesmata. That is a connection with the plant cell. तो plant cell के जो आपको connection आपको मिलता है, that's your plasmodesmata, जिसके थ्रू आप अपना exchange of gases अपने आप पे आप कर सकते हो. Now let's talk about my endomembrane system. थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है endomembrane system और आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी. Okay. Now when we talk about the endomembrane system, तो आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे है देखने के लिए, you will have your ER, you have your endoplasmic reticulum. इसके बाद you will have something like your Golgi body. Golgi body is also part of my endomembrane system आप यहाँ पे. You'll have something like your lysosomes. You have something called as a vacuoles. They are all part of my endomembrane system. ER, Golgi body, lysosomes, and vacuoles are all part of my endomembrane system. आपके यहाँ पे. Why they are part of endomembrane system? Because they work in coordination. याद रखना, they all work in coordination. They work in coordination. Coordination. सबका रोल एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे रिलेटेड होता है. सो दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन. तो आपसे पूछा जाएगा कि यार माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इसमें ऐड नहीं किया हमने, क्यों हमने क्लोरोप्लास्ट ऐड नहीं किया? बिकॉज दे वर्क इंडिपेंडेंटली. They don't work in coordination, they work in independently. So that's why we don't take them as a part of my endomembrane system. तो ये चार आपको याद रखने हैं. These are a part of my endomembrane system के organelles की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. Let's have a look. Right. So while each of the membranous organelles is distinct in terms of structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. इनके functions साथ में मिलके काम कर रहे होते हैं, sync में होते हैं. Okay. So what you find in the endomembrane system includes ER, Golgi, lysosome, and your vacuole. ये चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पे देखने के लिए, right? Because their functions are coordinated. Since the functions of the mitochondria, chloroplast, peroxisome are not in coordination, are not coordinated with above component, they are not considered as a part of my endomembrane system. इसलिए इन्हें हम नहीं गिनते हैं as a part of an endomembrane system. पहला organelle हमारा यहाँ पे जाएगा, that's my ER. The first organelle we're going to start with is going to be my ER. तो जब मैं यहाँ पे ER की बात करता हूँ, when I talk about my endoplasmic reticulum, आप जानते हो, it will have two components. It will have the RER and it will have the SER. You also know this thing very अच्छे से कि आपका जो RER होता है, इसके अंदर लगे होते हैं आपके राइबोसोम्स, and SER के ऊपर आपको राइबोसोम्स लगे हुए आपको नहीं मिलते. So you have a rough endoplasmic reticulum. They will have ribosomes attached on them. And you have a SCR which will have no ribosomes on them. Smooth endoplasmic reticulum will have no ribosomes attached on them. Okay. So you have RER and SCR, and they will be having ribosomes and non-ribosomes have been seen on them. Like yeah, SCR में ribosomes नहीं होते हैं, RER में ribosomes आपके यहाँ पे होते हैं. Okay. Now ER, when you see this picture, na, it is very closely associated with my nucleus. Nucleus से काफी पास में जुड़ा हुआ होता है. So अगर आपके यहाँ पे nucleus है, then बिल्कुल उससे चिपका हुआ आपके यहाँ पे होगा आपका ER. अगर ये आपका nucleus है, then ER आपके यहाँ पे काफी पास में आपके लगा हुआ होता है. Right. So when you see the picture of the ER, na, you will find some membranous structure will be seen over there. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे cisternae. The structures over there are called as my cisternae. और बीच में जो स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, बीच का जो स्पेस है cisternae का, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे lumen. The center space over there is called as my lumen. अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, ये मेरा जो ER होता है वो न्यूक्लियस के इतना पास में क्यों है, उसका एडवांटेज क्या है? Raise your hand to answer this. वैसे कुछ भी मत बोलना. Raise your hand and answer this. That why you have a ER closer to the nucleus. What is the evolutionary advantage of having an ER in the nucleus के पास में?
बोलिए गिरिजा, बताइए। सर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, नॉट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट रोल। और उसके अलावा और कुछ? मैकेनिकल सपोर्ट इसको? और सेल को, और जितना भी सेल ऑर्गेनल्स है जैसे लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, उन्हें भी फॉर्म करने में हेल्प करता है। वो कर रहा है, वो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसोम्स को बता रहा है आपका गोल्गी बॉडी, दैट्स वन थिंग, राइट। वो अलग से बनाया जाता है बाय द गोल्गी एपरेटस, राइट। ईआर इज नॉट फॉर्मिंग द गोल्गी एपरेटस, एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट में इसका इतना काम नहीं होता। सो ठीक है, समथिंग एल्स, नॉट रियली, दिस इज नॉट द वन। और कुछ सोच के बताओ, इतना सोच सकते हो तो और एक और चीज आप लोग सोच सकते हो। हिंट दूं क्या आपको यहाँ पे थोड़ी? राइबोसोम यहाँ पे लगे हुए हैं, दैट्स सर माय प्रोटीन आर्या। सिंथेसिस। ये बड़ा, not a good answer, not a formulated answer. Yeah, all of us know that ribosome will have a role in protein synthesis. Anyone else? सर पढ़ाने के बाद है ना आंसर, थोड़े स्टेटमेंट सही से आना चाहिए यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। सर प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करेगा। उसके न्यूक्लियस से क्या रिलेशन हो गया फिर उसका? आपका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है आपका? डीएनए में से एमआरएनए आपका कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर। और ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। अब जब मेरा एमआरएनए बन गया, जैसे वो बाहर आएगा, इट विल रिक्वायर द राइबोसोम्स, उसे राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी, तभी तो आप कर पाओगे ट्रांसलेशन। तो इसलिए आपका आरईआर या ईआर आपका न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होता है, सो दैट व्हेनेवर द एमआरएनए इज गेटिंग फॉर्म्ड, जैसे ही वो बाहर आया तुरंत उसको आप कैप्चर करके यू कैन डू द प्रोटीन सिंथेसिस। तुरंत आप उसको वहां पे आप कैप्चर कर सकोगे एंड देन यू कैन डू द प्रोटीन सिंथेसिस। दैट इज द इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ हैविंग द ईआर राइट आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस में से जो चीज बाहर आएगी वो आपकी एमआरएनए ही आएगा ज्यादा करके, एंड बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन तो बनाया नहीं जाता ना, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ आपका एमआरएनए बनाया जाएगा, एंड यू कैन फाइंड सम अदर काइंड ऑफ आरएनएस। जो जब भी आपका एमआरएनए बनाया जाएगा, इट विल कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड विल बी कैप्चर्ड बाय माय राइबोसोम्स ऑन द आरईआर, एंड देन दे विल कैरी आउट माय प्रोटीन सिंथेसिस। दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग द ईआर आउटसाइड द न्यूक्लियस, बिकॉज इसकी मदद से आप अपना कंटिन्यूअसली प्रोटीन बना सकते हो, और वो प्रोटीन बनाने के लिए जो आपका सामान आ रहा है वो आपके न्यूक्लियस से आ रहा है। सो ये बात अब यहाँ पे आप लोग याद रखना, ठीक है। सो ये आप द पिंक वाला यहाँ पे ईआर है, ये जो ग्रीन डॉट्स है दैट्स माय आरईआर which will have the ribosomes, and the one which does not have a ribosomes is my smooth ER. You can see the smooth ER as well यहाँ पे आपका, right? Then you have the Golgi body, right? उसको हम बाद में देखते हैं. Let's focus on the role of the RER and SER. You have your RER. RER will have what kind of roles यहाँ पे? It will have a role of my protein synthesis. सबसे कॉमन रोल आपका होता है RER का, वो होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद उसका यहाँ पे रोल आता है आपका प्रोटीन फोल्डिंग का। आपने जो प्रोटीन बनाया, द प्रोटीन हैज टू अंडरगो सम काइंड ऑफ फोल्डिंग, उसके आपके अंदर आपको उसको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोटीन फोल्डिंग। वो भी आपका किया जाता है बाय आरईआर। सो आरईआर के अंदर जो आपको ल्यूमिन मिलेगा, ल्यूमिन विल कैरी आउट माय प्रोटीन फोल्डिंग। सो आरईआर के अंदर जो आपको ल्यूमिन मिलता है, दैट ल्यूमिन विल बी द साइट जहां पे प्रोटीन की फोल्डिंग की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा प्रोटीन है, assume that this is a protein, यहाँ पे this is my protein, अभी अभी नया नया बना है, ये आपके कोई काम का नहीं है जब तक आप इसकी फोल्डिंग नहीं कर रहे हैं। एंड देन व्हाट यू डिड इट्स फोल्डिंग। अब ये बन चुका है मेरे यहाँ पे फोल्डेड प्रोटीन। एक बार मेरा फोल्डेड प्रोटीन यहाँ पे बन गया, देन इट कैन हैव नंबर ऑफ रोल्स। अब ये अपना काम कर सकता है, इट कैन डू द रोल ऑफ माय वॉट एवर द रोल इट विल हैव, कि ये वर्क कर सकता है एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन या रिसेप्टर, जो भी इसका काम होगा ये करेगा। सो दिस इज योर फोल्डेड प्रोटीन, और ये की जाती है आपके आरईआर के अंदर। देन RER is also known for my glycosylation. Glycosylation भी RER के अंदर किया जाता है। That means what?
आपने जो प्रोटीन बना लिया, समझो मैंने एक यहाँ पे अपना प्रोटीन एक बना लिया, अजीब सा प्रोटीन मैंने यहाँ पे बना लिया, समझो दिस इज अ प्रोटीन। कई बार प्रोटीन के ऊपर आपको शुगर मॉलिक्यूल लगाना पड़ता है, कई बार प्रोटीन बनाने के बाद आपको उसके ऊपर एक छोटा सा शुगर मॉलिक्यूल लगाना पड़ता है। उस शुगर मॉलिक्यूल को लगाने की जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशन। So RER is also known to carry out something called as my glycosylation. ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। And the next thing is going to be RER will also have a important role to be played in the transfer of my signal peptide. अब सिग्नल पेप्टाइड वाली बात है ना, मैं आपको बाद में समझाऊंगा बिकॉज़ आपको अभी एकदम से समझ नहीं आएगा सिग्नल पेप्टाइड का बात क्या होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा ये भी चीज। पहले तो आप ये तीन चीजें याद रखो, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फोल्डिंग एंड योर ग्लाइकोसिलेशन। ये तीन चीजें आपका यहाँ पे आरईआर करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट आरईआर इज गोइंग टू बी अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर सेल ऑर्गेनेल। बिकॉज अगर आप प्रोटीन बना के उसे फोल्ड नहीं कर रहे हैं वो प्रोटीन आपके काम का नहीं है, वो प्रोटीन आपके कोई भी काम वहां पे नहीं होगा। ग्लाइकोसिलेशन भी करना जरूरी होता है सो दैट द प्रोटीन हैव सम काइंड ऑफ फंक्शनल रोल। तो कई बार जब तक प्रोटीन के अंदर ग्लाइकोसिलेशन ना हो तब तक वो अपना काम चालू नहीं करना। So these are the few three things you have to know that RER does inside your cell. That's what you have to know in this, right? अब यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड याद रखना, गोल्गी भी करता है आपका ग्लाइकोसिलेशन। So जब मैं बात करता हूँ ग्लाइकोसिलेशन के बारे में ना, when I talk about my glycosylation, आपको दो ऑर्गेनेल आपको याद रखने हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे आपका होगा आरईआर और दूसरा आपको याद रखते हैं यहाँ पे आपका गोल्गी बॉडी। कभी भी सवाल के अंदर दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्लाइकोसिलेशन कौन कर रहा है, सो इधर द ऑप्शन विल हैव आरईआर और विल हैव द गोल्गी बॉडी। दोनों ऑप्शन कभी नहीं मिलेंगे आपको उसके अंदर। सो याद रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लाइकोसिलेशन इधर विल हैव आरईआर और द गोल्गी इन द ऑप्शंस, नॉट बोथ ऑफ देम, बिकॉज दोनों ये कर रहे होते हैं। उसमें भी डिफरेंस होता है बट वो डिफरेंस आप इस लेवल पे नहीं सीखते हैं, बट यू शुड नो दैट ग्लाइकोसिलेशन इज डन बाय द बोथ द ऑर्गेनेल्स आरईआर एंड आईसीआर, बोथ ऑफ देम। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसको यहां तक रखते हैं, लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस। हमने बैटरी यहाँ पे सीख लिया है, हमने इसे पढ़ना चालू ही किया हमारे यूकैरियोट्स को, एंड आई थिंक वन मोर लेक्चर डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन सॉल्विंग हम कितना करते हैं। एक या एक से ज्यादा लेक्चर और लग जाएगा शायद से अगर हम क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा करते हैं तो, एंड वी विल बी एबल टू रैप अप दिस चैप्टर एज वेल। ठीक है, सो मंडे को ये काफी हद तक खत्म हो जाएगा। इफ वी ऐड सम क्वेश्चन सॉल्विंग देन शायद वो ट्यूसडे तक आपका खींच सकता है। इट्स अ चैप्टर विच विल गेट कंप्लीटेड, राइट। अच्छा, कल हम लोग वो ड्रिल रन करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग वाली, सैटरडे है ना, कल हम कर लेते हैं 5:30 को। आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू इन द मॉर्निंग एंड देन यू कैन ज्वाइन। आइडिया ये रहेगा कि कल थोड़े ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इन 45 मिनट्स विल ट्राई टू सॉल्व roughly around 55 questions. That's what we'll try to do. ट्राई करते हैं, होता है नहीं होता अलग बात है, ट्राई करते हैं। ठीक है, so all right people, so let's wrap this up. अगर कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हो, एंड यस असाइनमेंट सबमिट करो। अभी रात को एक असाइनमेंट आपको एक और मिलेगा which will be of your flowering plants and human reproduction, unit 1. So it will have roughly I would say 50 odd questions. So टाइम निकालिए और सॉल्व करिए उसे भी। ऐसा हो ना कि अगर 50 क्वेश्चन देख के डर लग रहा है तो जस्ट टेल योरसेल्फ कि सिर्फ 10 मिनट बैठना है इस क्वेश्चन के साथ। 10 मिनट में 15 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, फिर आप चले जाओ वहां से, डू योर थिंग। उसके बाद वापस बैठो 10 मिनट, डू योर 15 क्वेश्चंस एंड देन अगेन डू योर थिंग। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन देख के, तो बाकी रेकमेंड करूंगा कि एक साथ बैठ के कर लो ताकि उससे आदत बने कि ज्यादा क्वेश्चन आप कम टाइम में कर पाओ। बट अगर लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो मैं करता नहीं हूँ, then you have to break it down into number of fragments. But in terms of NEET एग्जाम में, क्योंकि आपको करने ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में, then I would recommend सिंगल सिटिंग में करो और कम टाइम में करो। 50 questions should not take more than 30 minutes, 30-35 minutes. So have a look at that. ठीक है, so, और जिनका ये बाकी ना जेनेटिक्स वाला भी सबमिट करो यहाँ पे, also do that. ठीक है, Alright, so that's what we have done. So चलिए osmosis में count होगा क्या? नहीं, osmosis के अंदर आपका वही आएगा. It is similar to diffusion. It won't have any kind of ATP use. Yeah, no protein channel you need. Okay, actually you need aquaporins, but still, it is still a diffusion, similar to diffusion. ठीक है?
All right, chaliye, let's wrap this up. If you have no questions, we'll catch you again in the next class. So yeah, bye, good night, and मिलते हैं हम लोग वापस से. अच्छा, one more thing, Muskan, do you have school tomorrow? Muskan Kumari and Muskan, both of you, do you have school? No. मुस्कान का नहीं है, मुस्कान कुमारी का है. No, sir. दोनों का नहीं है स्कूल. बहुत बढ़िया, पढ़ाई करो फिर. All right, चलो, we'll catch you again later. Bye everyone, bye, good night. बाय Bye. सर.